सरकार से आपको क्या चाहिए? वित्त मंत्री बजट में ऐसा क्या ऐलान कर दे कि बिल्कुल आपका मन गदगद हो जाए, आप खुशी से झूम उठे? बताइए। इनकम टैक्स घटा दें। अरे भाई साहब, अभी तो हाल ही में 12 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को इनकम टैक्स से बिल्कुल छूट दे दी थी, अब कितना घटाएंगे? चीजें सस्ती कर दें, जीएसटी घटा दिया, कपड़ा से लेके कार तक सस्ती हो गई, अब क्या चाहिए? लेकिन जब ये सवाल युवाओं के पास लेके गया ना, तो उनका कहना था कि भाई मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं पढ़ाई करके जैसे निकलूं हाथों हाथ कंपनियां हमें प्लेसमेंट दे दे, चाहे आईटी से निकलूं, आईटी इंस्टीट्यूट से निकलूं या फिर दूसरे किसी संस्थान से निकलूं, ये हमें दे दीजिए। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ऐसा करिए, कुछ मत करिए, उसी में हम खुश रहेंगे, क्योंकि डर लगता है कहीं कुछ नया टैक्स न लगा दें। ये खासतौर से बाजार के लोग ज्यादा ऐसी बातें करते हैं। तो मैं सोचा क्यों नहीं जाना जाए कि आखिर वित्त मंत्री साहिबा क्या कर सकती हैं बजट में। ये सारी जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करना कितना मुमकिन है। अब तो जब बजट पेश करेंगे करीब 3 हफ्ते बाद, तब पता चलेगा, लेकिन ये संभव कितना है इस पर क्यों न चर्चा कर ली जाए और लोगों की राय ले ली जाए। तो आज आवाज अड्डा में हमने सोचा इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा करने के लिए हमने विशेष मेहमानों को बुलाया है। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शरद कुमार सराफ साहब हैं, जो कि वर्षों से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थे, है इनके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं और जाने माने नाम हैं। इकोनॉमिस्ट साकेत मिश्रा साहब हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के सारे संकेतों पर काफी पैनी नजर रखते हैं और इनको मोटा मोटी अंदाजा चल जाता है कि सरकार के पास पॉकेट कितना है, कितना कुछ करना चाहिए और क्या करने की गुंजाइश है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब हैं, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर रखते हैं और खासतौर से बाजार के लोगों को क्या चाहिए इस पर विशेष ख्याल इनका रहता है। और वरिष्ठ पत्रकार, आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य साहब हैं, जो बताएं कि अब तक के अनुभव से उनको क्या लगता है कि वित्त मंत्री साहिबा इस पर क्या कुछ कर सकती हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जुड़ने के लिए। शुरुआत में शरद कुमार सराफ साहब आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाहें जिन लोगों की टिकी रहती हैं उनमें से टैक्स पेयर्स है, युवा है, लेकिन एक जो बड़ा वर्ग है वह है इंडस्ट्री। और आप जिस इंडस्ट्री से आते हैं, पिछला साल बड़ा ही उथल पुथल भरा रहा और इस उथल पुथल के बीच में भारत ने तय कर लिया है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। तो इस बार बजट में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा जो आप सुनना चाहें कि इस चैलेंज को दूर करते हुए देखे सरकार? सराफ साहब। लक्ष्मण जी, हम बहुत ही नाजुक समय से गुजर रहे हैं। कहीं लड़ाइयाँ छिड़ रही है, कहीं टैरिफ का प्रॉब्लम है, कहीं गुटबंदी हो रही है, बहुत नाजुक समय है। हमारे वाणिज्य मंत्री गए हुए हैं ब्रसल्स और हमें उम्मीद है कि ईयू के साथ हमारा एफटीए हो जाएगा। लेकिन ये जो बजट वित्त मंत्री देने जा रही है, ये इस समय पर बहुत ही अहम है। मैं चाहता हूं कि उनकी नज़र 2 चीज़ों पर होनी चाहिए, एक तो एक्सपोर्ट का विकास प्रमोशन और एक इंडस्ट्री का विकास और प्रमोशन। ये दोनों चीज़ होनी अब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो यूएस टैरिफ में मार खाई है, जो खोया है, उसे हमें वापस कहीं न कहीं से उसको लाना पड़ेगा। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो हमारी एक तरह की विश लिस्ट है, जो वित्त मंत्री हो सकता है उनके ध्यान में आ जाए। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर 35B जो पहले हुआ करता था, जिसमें इनकम टैक्स का वेटेड डिडक्शन दिया करते थे, मेरे ख्याल से कोई 15 साल हो गए, उसको वापस लाने की आवश्यकता है। उसमें इनका कहना ये था कि भाई उसका कैलकुलेशन वगैरह, उसमें टैक्स लीकेज ये नहीं होना चाहिए। तो वो सारा अनुभव लेकर इसको स्कीम को इस तरह से बनाया जा सकता है वाटर टाइट कि इसमें कोई टैक्स की लीकेज ना हो, पहली बात। दूसरी बात, जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है तो एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए दिया है, अब इसमें कैप डाल दी 50 करोड़ की, तो ये तो बहुत ही लो कैप है, ये बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, तो ये कैप हटा देनी चाहिए। दूसरा, ये खाली एमएसएमई की तरफ इनका ध्यान है, लेकिन जो और इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज भी है, उनको सबको आज की तारीख में ज़रूरत है, प्रोत्साहन की ज़रूरत है, प्रमोशन की ज़रूरत है। तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड बेस करके और इसका बजट थोड़ा बढ़ा के, जिससे कि
सारी इंडस्ट्री इसमें कवर हो जाए। तीसरी बात यह है कि अपने यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है, जैसे कि स्टील है, हॉट रोल्ड कॉइल, कोल्ड रोल्ड कॉइल, तो ये फ्रीली एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया और दूसरी तरफ से सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी इंपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ मैन्युफैक्चरर्स की, इंजीनियरिंग गुड्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है। और इसके सामने चाइना ने क्या किया है कि इनका एक्सपोर्ट करीब करीब बैन कर दिया। उन्होंने स्टील के एक्सपोर्ट के ऊपर वैट रिफंड देना बंद कर दिया। अब वो वैट रिफंड बंद कर दिया तो एक्सपोर्ट हो नहीं सकता, जिससे उनकी कॉस्ट जो है वो हमारी कॉस्ट से कम 25% कम है। और ये बात हमने हमारे वाणिज्य मंत्री के सामने भी रखी थी, लेकिन इसका अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी इंडस्ट्री को अगर प्रोत्साहन देना है तो वित्त मंत्री ने बहुत ही अच्छा एक सुझाव लाए थे कि भाई जो नई इंडस्ट्री चालू होती है 31 मार्च 2024 तक, उसकी टैक्स रेट होगी 15%। तो मेरा बोलना ये है कि हम अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं और जो हम डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, तो इसको अवधि को बढ़ाकर 2030 कर देना चाहिए। कम से कम 5 साल तो इसको और बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि नए उद्योग आ सके। अभी आपने रोजगार की बात की, आपने कहा कि कोई इंजीनियर या कोई भी पास होके आता है तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए। तो नौकरी तब मिलेगी जब उद्योग बनेंगे। उद्योग एक बात ये और है, बाकी के आपने बाकी के जो सुझाव इस पे मैं आगे शो में चर्चा करूंगा सराफ साहब, लेकिन बाकी मेहमानों को शो में जोड़ना चाहूंगा क्योंकि आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की। शुरुआत में आपने कहा कि हम लोग बहुत ही नाजुक समय से गुजर रहे हैं, और नाजुक समय से सीधा सा मतलब आपका था कि जिस तरीके से पूरे दुनिया में एक उथल पुथल मचा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिहाज से भी। तो हालांकि बता दूं, अगर कोई ये समझना चाहते हो कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से हमें क्या लेना देना, तो हमारे पूरे जीडीपी में 20 से 21% हिस्सेदारी हमारे एक्सपोर्ट की होती है। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार बड़ा सुचारू तरीके से चलता रहे। तो इस उथल पुथल के बीच में घरेलू इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट दिया जाए? शरद कुमार सराफ, आपने कहा बड़े अच्छे से कई सारे डिमांड यहाँ पे रखे, लेकिन मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा साकेत मिश्रा साहब से। साकेत मिश्रा साहब, ये जो अभी बजट पेश किया जा रहा है, पिछले कई बजट पेश करने वक्त अलग अलग चुनौतियां थी। आप भी मानते हैं कि इस वक्त चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं और अलग तरीके से इन चुनौतियों से डील करना होगा बजट के जरिए? नमस्कार लक्ष्मण जी। मेरे हिसाब से वो मैं क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा। अगर बेसबॉल जो इंग्लैंड खेलता है उसके साथ पोकर खेला जाए, उस तरह का इस समय सर्कमस्टांस हो गया है, क्योंकि सब लोग आकर के सबसे बड़ा पत्ता पहले डालते हैं इन द होप कि दुनिया डर जाएगी, चाहे वो वेनेजुएला हो रहा है या अन्य जगह पे एक्शंस हो रहे हैं, ट्रेड के एक्शंस हो रहे हैं। वो डर का जो माहौल और परिस्थिति बनाई जा रही है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी में, उससे डील करना आसान नहीं है। उसके बावजूद हम लोग का जो इस समय हम लोग की जो आर्थिक व्यवस्था है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, हम लोग की ग्रोथ रेट ठीक चल रही है। मेरे हिसाब से इस समय हम लोग को बहुत सोच सूझबूझ के साथ और सोच समझ करके सोचना चाहिए कि हर रुपया जो सरकार खर्च करता है उसको कहां खर्च करना चाहिए। आपने एम्प्लॉयमेंट से बात शुरू की, तो अगर हम लोग को इंडस्ट्री में प्रोत्साहन देना है तो हम लोग को ज्यादा लिंकेजेस डालने होंगे कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी लिंकेज मिस हो जाता है। बड़ी इंडस्ट्री में जितना एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमई की जब बात करती है सरकार, तो एमएसएमई को जरूरत है प्रोत्साहन की, क्योंकि एमएसएमई में ही मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल की जरूरत है। पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये जो उथल पुथल के माहौल में भी अपॉर्चुनिटी फॉर कंसोलिडेशन है हम लोग के देश के लिए। तो हम लोग जैसे जी राम जी बिल आया है, उससे हम लोग जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको हम लोग रैशनलाइज करते करते बेटर फोकस कर सकते हैं, जिससे असली गरीब के पास रहे और पैसा बर्बाद ना हो सरकार का। इसी तरह जो हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हाईवेज है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है मेरे हिसाब से बढ़ानी चाहिए, पर स्पेंडिंग के साथ साथ सरकारी एसेट्स जो हैं उनके मोनेटाइजेशन को भी, जो हाईवेज बन रहे हैं उनके मोनेटाइजेशन को भी थोड़ी तीव्रता से करने की जरूरत है।
तो मुझे लगता है कि हम लोग को थोड़ी सी रिकन्फिग्रेशन करनी होगी सरकारी स्पेंडिंग की, और रिटेल लेवल पे इस समय कम से कम मेरा पर्सनल मत है कि अब और टैक्स और केवल जीएसटी घटाने से काम नहीं बनेगा। हम लोग को अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने का मौका है। और आखिरी चीज चौथी मैं कहूंगा कि R&D और एजुकेशन, क्योंकि जो आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, करेक्ट एजुकेशन पे हम लोग को खर्च करने की बहुत जरूरत है। R&D एजुकेशन आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास जो कह सकते हैं कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया का, वो मुझे लगता है दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से एक देश भारत है। तो इसका अगर हम लोग बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, स्किलिंग पे ध्यान देते हैं, R&D पे ध्यान देते हैं, इन लोगों को बड़ा मौका देते हो, तो ये पीरियड हम लोग के लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है। कई देशों ने, चाहे चाइना हो या फिर कई देशों ने, ये साबित करके दिखाया भी है। तो ये आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, इस पर हम लोग आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। सुनील स्वर्णम साहब, आप लोग क्या मान के चल रहे हैं कि कुछ ना करें तो ज्यादा अच्छा है, या फिर कुछ ऐसा कर दें कि पूरे साल भर जितने FIs बाहर गए वापस आना शुरू कर दें, सदाबहार हरियाली लौटती रहे बाजार में? नहीं, देखिए, दो चीज है इसमें कि आने वाले बजट में दो तीन चीज डिसाइड करेगी ये। पहली चीज है, जो इन्फ्लेशन घट रही है उसके कारण नॉमिनल जीडीपी घट रही है। तो लास्ट ईयर बजट में हमने 9.9% का नॉमिनल जीडीपी की बढ़त एंटिसिपेट करके सभी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की आंकड़े डाले थे। एक्चुअल आप देख रहे हैं 8.5 के करीब नॉमिनल जीडीपी आ रहा है। अभी अगले साल भी वही 8.5 से चलेंगे, तो नेचुरली आपको रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दोनों उस हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकेंड बात है कि किसी हालत पर फिस्कल डेफिसिट को स्लिपेज में नहीं जाने देना है। माने, क्योंकि फॉरेन जो FIS की बात आपने उठाई, वो अल्टीमेटली रेटिंग एजेंसीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो फिस्कल डिसिप्लिन और हमारी जो FRBM की एक ग्लाइड पाथ है, उसके ऊपर टिक के रहना बहुत जरूरी है। तभी आपको एक FDI और FII की वापसी आ सकती है। बिकॉज इंडिया का रिस्क बहुत मुश्किल से 18 साल के बाद S&P ने हमें अपग्रेड किया, उसको छोड़ना नहीं है। वो सेकंड है। थर्ड चीज जो आपने सही कहा कि डोमेस्टिकली रोजगार की सबसे बड़ी जरूरत है, तो उसमें अभी गवर्नमेंट अपने बलबूते पे, मैंने अप्रैल टू नवंबर का आंकड़े देखा, कैपेक्स में बहुत बढ़त है, और खास करके रोड्स और रेलवे में उन्होंने खर्चा किया। वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। मगर इसके अलावा बिगेस्ट दिक्कत क्या है गवर्नमेंट को, कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। और उसका कारण था कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम लेवल पे बहुत महीनों से टिक रहा था, 76-77%। अब ये लास्ट ईयर की जो उन्होंने सोच बदलाव किया है, वो इंपॉर्टेंट है कि इस लास्ट ईयर तक वो खाली कैपेक्स के ऊपर ध्यान दे रहे थे। लास्ट बजट में उन्होंने इनकम टैक्स कट किया, फिर उसके बाद GST कट किया, यानी प्राइवेट कंजम्पशन को बूस्ट करने की एक सोच अभी आ गई है गवर्नमेंट में। वो इस बजट में भी जारी रहेगा, क्योंकि उसी रूट से प्राइवेट कैपेक्स की बढ़त आ सकती है, जब प्राइवेट लोग, पर्सनल इंडिविजुअल लोग जाके खर्चा करेंगे और उस खर्चे से कैपेसिटी बढ़ेगी और फिर प्राइवेट कैपेक्स की शुरुआत होगी। तो फर्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट को वही प्रोसेस पे अपने इसको रखे रहना है कि कितना और रिलीफ टू बूस्ट कंजम्पशन। वो कैसे सोचते इनोवेटिवली, शायद कोई कंजम्पशन वाले डिस्काउंट देना है, कुछ भी कुछ एक इनोवेटिव सोच की जरूरत है, जहां पे कंजम्पशन को, प्राइवेट लोगों की कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश इस बजट के जरिए किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जब तक वो होता है, जब तक प्राइवेट सेक्टर को कैसे सपोर्ट करें इन कैपेक्स, तो दो चीजें मुझे सामने दिख रही है जहां पे फोकस हो सकता है। एक है PLI स्कीम को और भी अट्रैक्टिव और मॉडिफाई किया जाए, ताकि खाली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर और गिने चुने क्षेत्र में ही वो सक्सेस रहा है, बाकी में उतना सक्सेस नहीं हुआ। तो उसमें PLI में कुछ ट्वीक करके, मॉडिफाई करके एक नया रिफर्बिश्ड PLI स्कीम को अगर अनाउंस करेंगे, तो वो एक प्राइवेट सेक्टर के लिए मोटिवेट कर सकती है। स्पेशली क्योंकि हमने बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं अदर देन US, तो वहां पे अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है हमें, क्योंकि अग्रीमेंट तो साइन हो गया, तो प्राइवेट सेक्टर को डेफिनेटली कुछ इंसेंटिव देना जरूरी है। और फाइनल पॉइंट मैं बताऊं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपने बलबूते पे जितना कर सक रही है कर रही है, और कैपेक्स का बजट ईयर ऑन ईयर मे बी फ्लैट या 5% ही बढ़ सकता है, 11 लाख करोड़ से मे बी 12 लाख करोड़ तक। मगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अगर वो उसने प्रमोट किया, जहां पर PSUs जिनके पास ढेर सारा एकड़ लैंड पड़ा है, तो नई जो स्पेसेस है वहां पे वो लैंड को इक्विटी के जरिए उस पार्टनरशिप में डाले, और प्राइवेट सेक्टर अपनी जो लैंड, मशीनरी, कैपिटल लाए, और नए जो बिजनेसेस है उसमें
वो पार्टिसिपेट करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काम आसान होगा, क्योंकि लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम नहीं, पीएसयू की लैंड होगी। तो फाइनली टू समराइज, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कैपेक्स, ये दोनों को बूस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो गवर्नमेंट अपने ध्यान में रखेगी, और जितना फिस्कल सिचुएशन परमिट करता है उतना ही वो उसको कर पाएगी। हाँ, बिल्कुल। दरअसल इसमें एक दो चीजें और हैं जो मैं जोड़ूंगा आगे चल करके, लेकिन शुभमय भट्टाचार्य साहब को अभी इस चर्चा में शामिल कर लेता हूं। शुभमय साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस अपकमिंग बजट को, क्योंकि बजट से पहले जो बैठकें हो रही हैं उसमें एक बड़ा थीम पकड़ा जा रहा है 2047 का मिशन और इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी बातें की जा रही है। तो आपको क्या लगता है इस बार बजट बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट पे नहीं होगा, कुछ बड़ा एक रोड मैप आता हुआ दिखेगा? लक्ष्मण जी, आपके कमेंट्स हमेशा वेरी शार्प रहते हैं और आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। बेसिकली बजट का लक्ष्य वही रहेगा। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि पिछले कई सालों में आई बीन हैप्पी टू फाइंड कि मैंने जो एस्टिमेट दिया था फिस्कल डेफिसिट का हर साल का, वो बिल्कुल सही निकला है कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चीज रहता है कि फिस्कल डेफिसिट का जो फिगर्स है वो किसी हालत में उसमें स्लिपेज गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं अलाउ करेंगे कि क्योंकि अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था का बेसिक अगर देखें कि रुपये का वैल्यू, भारत का विदेश में लोन लेने का कैपेसिटी, प्राइवेट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट का, सब कुछ बना हुआ है कि फिस्कल नंबर्स, इन्फ्लेशन नंबर्स, इसमें कोई स्लिपेज ना हो। तो दिस विल बी द गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये प्रायोरिटी हमें अभी आज के जो जीडीपी नंबर्स निकले हैं उससे देखकर लगता है कि ये प्रायोरिटी बिल्कुल बरकरार रहेगा। फिस्कल नंबर्स पे कोई इस साल कभी नहीं स्लिपेज होगा, और अगले साल में भी फिस्कल नंबर्स में गवर्नमेंट जो ग्लाइड पाथ रखे हैं, जो अभी इनफैक्ट एफआरबीएम में जो चेंज रखा गया है कि 50 की गवर्नमेंट विल बी लिंकिंग इट्स एक्सपेंडिचर टू डेट, कितना उधार है गवर्नमेंट का बकाया डेट, उससे उस पर एक गवर्नमेंट एक मेजर पॉइंट करेंगे। वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चीज रहेगा। लोग सोच सकते हैं कि इससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर पैसे का हिसाब सही रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, अकाउंटेबल रहता है, तो लोगों की जिंदगी में सबसे बड़ा रिलीफ सपोर्ट रहता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में सैलरीड सेक्टर बहुत आवाज करते हैं, बहुत ऊंची आवाज में कहते हैं कि हमें टैक्स रिलीफ चाहिए वगैरह, वो सब चाहिए, लेकिन भारत के ज्यादातर लोग जो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके जिंदगी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि ब्याज दर क्या रहेगा। और ब्याज दर तभी स्टेबल रहता है, लो रहता है, अगर मुद्रास्फीति सही रहता है, और मुद्रास्फीति तभी सही रहता है अगर गवर्नमेंट का बजटिंग ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट एंड जितना एस्टिमेट किया गया था उस पर खर्च रहता है। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सेकेंड पार्ट इज कि गवर्नमेंट किस पर खर्च करना चाहेंगे। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट के खर्च के दो बिंदु लेंगे। वो एक है इन्वेस्टमेंट इन सनराइज सेक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन तीनों सेक्टर्स में सरकार पहले ही अपना रुचि दिखा चुके हैं, और मैं मानता हूं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट सपोर्ट वगैरह आएंगे तो इन सेक्टर्स से ही मोटा मोटी जुड़े हुए रहेंगे। इससे अलग जो रहेगा वो एमएसएमई सेक्टर्स के। इट माइट डिसअपॉइंट कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के हम जो कर रहे हैं उस पर क्यों अमल नहीं दे रहे हैं सरकार, बट मुझे नहीं लगता है फिस्कल स्पेस को देखते हुए भारत सरकार के पास इससे ज्यादा लीवे है कि इन चीजों से अलावा आगे चलकर किसी और सेक्टर्स में करे। और मैं मानता हूं ये बहुत सही है। आज ही हमारे पास आज के ही आपके सीएनबीसी में रिपोर्ट देख रहा था कि अमेरिका ने चेज करके एक रशियन टैंकर को कैप्चर किया है। यानी कि ऑयल में हमारे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी जो हम रशियन ऑयल से ले रहे थे उसके ऊपर भी अभी प्रश्न चिन्ह आएगा। इस तरह के डिफिकल्ट सिचुएशन में जब हम रशिया, ये हो सकता है यूएस से बाध्य हो जाए कुछ ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा, हमारे लिए अपना होमवर्क बहुत स्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी रहेगा। और मैं मानता हूं इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने अभी रिसेंटली लिखा भी था कि गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा रेलवेज और रोडवेज में 2.5 ट्रिलियन 2.7 ट्रिलियन का जो खर्च करते हैं उससे ज्यादा एक्सेस करने का चांसेस नहीं है। और नए
उतने कोई सेक्टर्स नहीं है जहां पे सरकार डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भारत में ऐसा कोई मेजर सेक्टर नहीं है। मैरीटाइम सेक्टर में जो खर्च का जो अंदाज दिया गया है अबाउट 69,000 करोड़, उसका खर्च धीरे धीरे आएगा। सो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के जो लिमिट है, जो दायरा है, वो काफी लिमिटेड है बियॉन्ड रेलवेज एंड रोडवेज, जो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं। बाकी फिर रहता है कि वेदर द मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को एग्जम्पशंस, टैक्स एग्जम्पशंस दिया जाएगा या नहीं। आप देख रहे हैं कि कई सालों से सरकार मोरल इज वेरी क्लियर है कि एग्जम्पशंस जैसे ही आते हैं करप्शन का दायरा बढ़ जाता है। इसलिए एग्जम्पशंस का जो क्षेत्र है वो मैं नहीं समझता हूं ज्यादा बढ़ाएंगे। अब एक पॉसिबिलिटी है कि मुझे लगता है बैंक टैक्स रेजिम के बाद वो थोड़ा सा जो है सो, अदरवाइज इट्स ओके। या हाँ, मुझे लगता है कि अब नए इनकम टैक्स रेजिम के बाद एग्जम्पशन जो मिलते थे टैक्स, इनकम टैक्स में, वो धीरे धीरे सरकार उसको खत्म करने की तरफ ही आगे बढ़ते जा रही है, जो अलग अलग बजट में हमने देखा भी है। लेकिन दो चीजें आपने काफी इंपॉर्टेंट कही कि सरकार का खर्च कहाँ होने वाला है, सबकी नजर इस पर टिकी रहती है। आपने बहुत सही फरमाया कि वह सनराइज सेक्टर पे सरकार ज्यादा फोकस करते हुए दिखेगी, या फिर कहें कि न्यू एज वाले जो इकोनॉमी के जो कंपोनेंट है, सेक्टर हैं, कंपनियां हैं, वहां पे सरकार का फोकस आपको दिखेगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर जो डेटा सेंटर बनाने की बात चल रही है उस पर चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिन्यूएबल एनर्जी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइवेट कंजम्पशन कैसे बढ़ाया जाए। उसमें दिक्कत यह रही कि इनकम टैक्स घटाया गया, जीएसटी घटाया गया, लेकिन अभी भी प्राइवेट कंजम्पशन में उस लेवल तक का ग्रोथ देखने को नहीं मिला। जो जीडीपी के डेटा आए हैं वो भी इस चीज का अनुमान बता रहे हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन थोड़े से आगे चल के धीरे रहने वाला है। शरद कुमार सराफ साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? डिमांड एक बड़ा चैलेंज अभी बना हुआ है। हाँ जी, डिमांड एक अभी चैलेंज बना हुआ है। सप्लाई जो है वो अवेलेबल रहती है, लेकिन डिमांड को जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ये कर सकती है डिमांड जनरेट खुद अपना कैपेक्स बढ़ाकर। जैसे अभी आप लोगों ने बताया रेलवे में, रोड में कैपेक्स हो रहा है, लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर गवर्नमेंट के कैपेक्स की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं दो तीन पॉइंट आपको खास बताना चाहता हूँ। एक तो हमारा वस्त्र उद्योग जो है वो अभी बहुत परेशानी में है, बहुत मुश्किल के दौर में गुजर रहा है। तो ये कपास का, कॉटन का इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी हटाई थी कुछ समय के लिए, 2-3 महीने के लिए, लेकिन उससे कुछ बनता नहीं है। तो ये जो ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी कॉटन के ऊपर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कॉटन ठीक दाम में मिलेगी तो वस्त्र उद्योग हमारा कॉम्पिटिटिव होगा और आगे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि अभी अपने बात कर रहे थे फाइनेंस की, हालांकि अभी बता दीजिए कॉटन उद्योग में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक सेक्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल यही बात है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि भाई वो कस्टम ड्यूटी जो है वो तो परमानेंटली उसको निकाल देना चाहिए। दूसरी बात ये जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं, जैसे बैकवर्ड एरिया के इंसेंटिव है, तो वो काफ़ी जनरस हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उनको बढ़ाना चाहिए नहीं, लेकिन उनको टाइमली देना चाहिए। एक कंपनी नई चालू होती है, बैकवर्ड एरिया में चालू होती है, तो आपने जो इंडस्ट्री पॉलिसी के ऊपर जो इंसेंटिव प्रॉमिस किए हैं वो उनको तुरंत मिलने चाहिए, नहीं तो फिर वो चलने के पहले ही सिक हो जाती है, उसका फाइनेंस का बड़ा बर्डन आ जाता है। एक बात। दूसरी बात ये इंडस्ट्री में कि डबल टैक्सेशन ऑन डिविडेंड, जो इंडस्ट्री प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देती है, वो टैक्स देने के बाद में वो डिविडेंड देती है, तो वो डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, तो वो टैक्स फ्री होना चाहिए। वो भी अगर टैक्स दे तो फिर डबल टैक्स लग गया। तो ये बात हमने कई बार कई फोरम में अलग अलग कही है, लेकिन अभी तक मैं सोचता हूं कि इस अगले बजट में इसका कोई खुलासा हो जाए तो अच्छा होगा। एक होता है ये प्रिजम्पशन टैक्स, तो हाँ बोलिए। नहीं बिल्कुल, आप अपनी बात खत्म करिए। प्रिजम्पशन टैक्स है जो कि ये प्रोफेशनल्स के ऊपर लगता है, उसकी लिमिट अभी 75 लाख रुपया है। अभी वो 75 लाख रुपया आज की तारीख में बहुत कम है, उसको कम से कम भी डबल करना चाहिए। 1.5 करोड़ रुपया तो कम से कम हो जाना चाहिए। और फाइनली जो एक्सपोर्ट के लिए मैं कहूँगा कि जो रोड टैप मिलता है ड्यूटी रिएम्बर्समेंट, जिसमें कि ड्यूटी का रिफंड देते हैं, वो
सही मायने में आधे से भी कमती ड्यूटी को कवर करता है। ऐसी बहुत सी ड्यूटीज है जो रिफंड नहीं होती है, जो कि अवेलेबल है, जिसमें खास लोकल ड्यूटीज हैं वो गवर्नमेंट को और आगे भी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, वो रोड टैक्स जो है उसकी रेट 1% 1.5% ऐसे है, तो उसमें फिर उसको अप्लाई करने का कॉस्ट भी ज्यादा हो जाता है ड्यूटी के अमाउंट के बदले। हाँ, तो इसके लिए दरअसल मैं इसी पे आना चाह रहा था आपके पास। ड्यूटी है जो उसमें। हाँ हाँ जी, मैं बस इसी पे आना चाह रहा था तो आपके पास। ड्यूटी जो है इससे पहले कि साकेत जी के पास जाऊं और सुनील जी के पास जाऊं, मैं एक सवाल और आपसे पूछ लूं कि चूंकि आपका एक्सपोर्ट सेक्टर में भी काफी ज्यादा एक्सपोजर है, तो अभी का जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है उसमें एक्सपोर्ट सेक्टर को पटरी पे आने की संभावना कितनी आपको दिख रही है? क्योंकि दो वजह से पूछ रहा हूं। एक, हम लोग कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, 7 देशों के साथ हो चुके हैं और कुछ एक देशों के साथ कुछ एक महीनों में हो जाएंगे। दूसरा कि हम लोग मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अलग अलग बाजार में जाके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दीजिए। तो अभी के माहौल में एक्सपोर्ट एक बड़ा सेक्टर है जो रोजगार देता है, उसमें कैसा आप ग्रोथ देख रहे हैं और बजट में किस तरह से उम्मीद की जाए? देखिए, ग्रोथ तो होगा, नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो जितना हो सकता था उतना नहीं होगा, क्योंकि एक तो अमेरिका की टैरिफ लगी हुई है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बायर था, तो वहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट ठप हो रहा है। जो जा रहा है वो फार्मा सेक्टर जा रहा है जहाँ पर एग्जेम्पशन है, हमारा सॉफ्टवेयर जा रहा है जहाँ पर वो जहाँ पर ड्यूटी नहीं लगती है। लेकिन जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स है, केमिकल्स है, और जितनी भी और इंडस्ट्रीज है, हैंडीक्राफ्ट है, या जितने भी और जेम एंड ज्वेलरी है, सब में ये ड्यूटी की वजह से हमारा एक्सपोर्ट डाउन हुआ है अमेरिका का। तो इसको और जगह ले जाएं वो तो बहुत मुश्किल है उसको रिप्लेस करना। अभी चाहिए हमको कि कैसे भी करके अमेरिका से डील की जाए। अभी हमने न्यूजीलैंड से डील की, तो उस ओमान से डील की, तो उसमें कोई बहुत मतलब नहीं निकलेगा। बड़े से बड़ा अगर मतलब चाहिए तो अमेरिका से डील करने का है। और उसमें हमारी बात हुई थी कॉमर्स सेक्रेटरी से, तो उन्होंने बताया कि भाई हमने हमारी रेड लाइन दे दी कि हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते, और अब ये अमेरिका के हाथ में है वो उसको एक्सेप्ट करे। पर उसका कुछ सुलह निकालना चाहिए उनके सामने बैठकर कि भाई हमने रेड लाइन दी है, पर इसमें और क्या हो सकता है, कहाँ पर वो ड्यूटी कम कर सकते हैं, या फिर कुछ सेक्टर हमारे एग्जेम्प्ट करवा दे। जैसे कि हमारा गारमेंट सेक्टर है, अपैरल्स है, तो अपैरल में हमारे बहुत ज़्यादा लेबर लगता है, और अपैरल सेक्टर अब करीब बंद के जैसे हो गया, क्योंकि वो मेजर अमेरिका में ही जाता था। तो मैं चाहता हूं कि हमारे वाणिज्य विभाग के हमारे सेक्रेटरी मंत्री जी वो कैसे भी करके अपैरल्स को एग्जेम्पशन दिलवाए, जैसे फार्मा को दिया हुआ है और इंडस्ट्री को दिया हुआ है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बजट से ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये है कि यूएस के साथ डील हो जाए तो वो एक बड़ी राहत यहाँ पे मिलती हुई दिखेगी। साकेत मिश्रा साहब, वही सवाल लेके आपके पास भी आऊंगा कि एक प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाना और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना एक बड़ा चैलेंज है, जो पिछले कई बजट से एक्सरसाइज में ये चीजें फोकस में रही हैं, लेकिन अभी भी एक उस लेवल तक नहीं गई हैं। कहते हैं लोग कि प्राइवेट कैपेक्स तो तभी बढ़ेगा जब कंजम्पशन बढ़ेगा, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बढ़ेगी तब, लेकिन वो कैसे होगा ये? लक्ष्मण जी, मैं थोड़ा सा बेसिक चीज पे जाऊंगा कि सरकार के पास जी 1 रुपया होता है और उसमें से उनको प्राथमिकताएं अपनी सेट करनी होती है, तय करनी होती है। बिल्कुल, अगर हम लोग को सब्सिडी भी देना हो या इंपोर्ट ड्यूटी कहीं घटा करके अपने आप को कंपेटिटिव करना है, सबसे बड़ा सवाल हमारे पास आता है एक तो कि वो जीरो सम गेम है कि अगर वो ड्यूटी कम हो रही कहीं से, तो कहीं ना कहीं से हम लोग को एक्सपेंस भी कम करना पड़ता है। उससे क्या हम सस्टेनेबल एडवांटेज बना रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़े मुद्दे का सवाल है। क्योंकि केवल अगर मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं ना लेफ्टिस्ट हूं, परंतु कहीं ये सोचना पड़ेगा कि क्या उससे एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट और एडिक्वेट कंजम्पशन हो रहा है कि नहीं, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इससे नहीं बन पाता है। दूसरी चीज, अभी बात हुई थी, भट्टाचार्य जी ने बात की थी कि सरकार के इन्वेस्टमेंट का, मैं उसको थोड़ा सा टर्न करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से पीपीपी का एक नया मतलब निकालने की जरूरत है। देखिए, एआई में जितना गूगल अकेले खर्च करता है, हमारी सरकार नहीं खर्च कर सकती। हमारी सरकार शायद उसका 10% भी नहीं खर्च कर सकती साल में।
हम लोग को करने की क्या जरूरत है कि जहां पे हम खर्च कर सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स में लगाएं, जिससे कि हमारा जो बर्बाद होता है, डिले इन ट्रांसपोर्टेशन, ईज ऑफ मूविंग गुड्स अराउंड, ईज ऑफ मूविंग सर्विसेज अराउंड, सरकार को अपना इन्वेस्टमेंट फोकस करना पड़ेगा उन चीजों पे जिससे कि प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वेदर इट इज इन मूविंग गुड्स और वेदर इट इज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो कम होता है। तो पीपीपी मॉडल को हम लोग को थोड़ा सा नए तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं, एआई और चिप्स बनाने के लिए सरकार एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो करेगी तो गरीब के लिए कल्याण नहीं हो पाएगा। तीसरा जो हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, जो कि मेरी आशा है कि इस बजट में हम लोग उस पर चर्चा शुरू करेंगे, कि कहीं ना कहीं हम लोग को ये देखना होगा कि कितना पैसा सरकार किस तरह से डुप्लीकेट वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च हो रहा है, स्टेट्स के फिजिकल क्या है, क्योंकि सेंटर तो अपना फिजिकल डेफिसिट देख रहा है, पर स्टेट्स की क्या हालत हो रही है। अभी जैसे बात हुई थी सब्सिडी की, जैसे लेस डेवलप्ड एरियाज में सब्सिडी क्यों नहीं पे हो पाती समय से? सब्सिडी नहीं पे हो पाती क्योंकि लोगों के पास, प्रदेशों के पास, वो पॉलिसी तो अनाउंस हो जाती है, उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा चला जाता है पॉपुलिस्ट स्कीम्स में। तो कहीं ना कहीं मेरी आशा है कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ये चर्चा शुरू करेंगी कि पैसा कहां पे जाना चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल चाहिए, और इनेबलर की तरह अब सरकार की खर्च होनी चाहिए। सरकार अगर लगातार इन्वेस्टमेंट करती रहेगी तो वो कभी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, और कंजम्पशन अगर बढ़ाना है तो उसके लिए दोनों को साथ साथ चलना होगा। अगर कल एआई में बढ़ावत होगी या रिन्यूएबल एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर घुसेगा, और हम लोग को ट्रेडिशनल मॉडल्स भूल जाइए, हमारे पास गूगल नहीं है, पर हमारे पास 10,000 मिनी गूगल्स बन सकते हैं जो सबके सब नौकरी दे सकते हैं लोगों को, और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ सकती है। पर अगर सरकार उसके लिए सही एनवायरनमेंट पे खर्च करे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था कि सरकार भले ही गूगल यहाँ पे पैदा नहीं कर सकती है, एआई में इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट तौर पे नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी कंपनियों के लिए एक एनवायरनमेंट तो बना सकती है। हमने देखा गूगल ने, मेटा ने, कई सारी कंपनियों ने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पे अनाउंस किए हैं कि हम आने वाले दिनों में यहाँ पे बड़े बड़े डेटा सेंटर लगाएंगे। तो एक दो भी इसमें से सक्सेसफुल लगा लेंगे तो बाकी के लिए एक रोल मॉडल हो जाएगा। चलो इंडिया चलते हैं, वहां पे ऐसा हो सकता है फलानी कंपनी ने लगाया है, क्योंकि हमारे पास वो चीजें हैं जो दुनिया के कई देशों में नहीं है। हमारे पास यंग लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है, और यहीं के लोग जाके बाहर के आईटी कंपनियों में काम करते हैं, एआई डेवलप करते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकते? सुनील सुब्रमण्यम साहब, मैं कहना चाहता जहां से शुभमय जी ने उठाई थी बात, उसी को जिसको कुछ हद तक साकेत जी ने भी रखा, कि अब हम लोग ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आगे बढ़ करके हम लोग क्या अब न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले इकोनॉमिक क्लस्टर पे जाएं, वहां पे फोकस करें, क्योंकि पूरी दुनिया जिस तेजी से बदल रही है उसमें हमको अगर शामिल होना है, उसमें आगे बढ़ना है, तो ये एक बड़ा फोकस एरिया होना चाहिए, और इसकी शुरुआत इस बजट से कर देनी चाहिए। देखिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए जो आप कह रहे हैं सही है, मगर बात यह है क्या हमारी युवा रेडी है उन तरह नए न्यू एज सेक्टर्स में काम करने के लिए? क्या उनके पास स्किल सेट है? क्या उनको एजुकेशन उस तरह के दिया गया है? ज्यादातर एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस ये बड़ा कंसर्न है। हाँ। हाँ, तो इमीडिएटली उनको ये हम ख्वाब दिखाएंगे एआई और ये वाली, बट वो तैयार नहीं है। तो आज के लिए जो तैयार है वो रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही तैयार, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तो बजट में एक डायरेक्शन के हिसाब से आप कर सकते हो कि एआई की ओर पलटेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इमीडिएट आपको एम्प्लॉयमेंट देना है तो ओल्ड एज इंडस्ट्री से ही आएगी, और वहां पे जो ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हुआ है उन देशों में क्या है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन सेक्टर को पे फोकस करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में रोजगार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और ये है शायद लास्ट नॉन इलेक्शन बजट, क्योंकि ये बीच में है साल ना, 2024-2029 इलेक्शन है, तो 26 का बजट प्रॉब्ली लास्ट फॉर 27 और 28 में ध्यान इलेक्शन की ओर चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मौका है कि अभी पश्चिम बंगाल है, हाँ, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद अगले साल प्रॉब्ली यूपी आएगा। मगर तो मैं क्या पॉइंट आउट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही एक पलट किया है, वो सबको नोटिस करना चाहिए कि उन्हें मिडिल क्लास को पैसा देना, कंजम्पशन को बूस्ट करना, उसमें ध्यान शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम कैपेक्स, और वही ध्यान अभी भी रहेगी।
तो कंजम्पशन को बूस्ट करना, मैं कह रहा हूं कि जॉब क्रिएशन होना चाहिए और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग, बट मैन्युफैक्चरिंग करके हमें बेचना चाहिए बाकी देशों को ना, क्योंकि हमारी $3,000 की पर कैपिटा इनकम में हम क्या खरीदेंगे? हमारी ओन प्रोडक्शन को खरीदने के लिए हमारा इनकम उतना नहीं है, मगर 90,000 है यूएस का पर कैपिटा इनकम, उधर हमें बेचना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स को ना। तो रोजगार देना और कंजम्पशन बढ़ाना, ये दो फोकस होंगे, बाकी सब फिट हो जाएगी। ये सब पॉलिसी आपने स्टेटमेंट। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि जहां हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, हम अपने विकेट पर बैटिंग करें, ना कि हम दूसरे के पिच पे जाके बैटिंग करें। तो सुमेर साहब, ये कैसा आप देख रहे हैं? भले ही पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया जाए, लॉन्ग टर्म प्लान यहाँ पे दे दिया जाए, हम एआई में जाएंगे, बड़े बड़े डेटा सेंटर लाएंगे, लेकिन तत्काल जो लोग रोजगार के लिए तलाश रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके लिए तो आपको ट्रेडिशनल सेक्टर में जाना पड़ेगा, उनके लिए इमीडिएट दरवाजे खोलने होंगे। आप म्यूट पे हैं सर। सर देखिए लक्ष्मण जी, मेरा इसमें माय पोजीशन इज स्लाइटली डिफरेंट। वो इसलिए क्योंकि हम 70-75 साल से हम लोग इंसेंटिव देते आ रहे हैं और उसका नतीजा आप ही प्रोग्राम की शुरुआत में बताए हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ है। इसीलिए फिर से पैसा डाल के एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में बढ़ावा देना, मुझे नहीं लगता है इसमें हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। आप जी राम जी का जिक्र कर रहे थे कि या पैनल में ही शायद साकिब मिश्रा जी जिक्र किए थे, बट इसी तरह का अगर हम मतलब इसके ऊपर जो एजुकेशन वगैरह जो डिस्कशन हुआ है वो यही बताता है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्रीज ने से ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ है और हर साल डेटा बाय डेटा दिखाता है। अभी एक साल में हम फिर से कैश सपोर्ट देकर, इंसेंटिव्स देकर हम उसमें खास कुछ फर्क ला नहीं पाएंगे। हमें अगर मूव करना है तो हमें नए सेक्टर्स को देखना ही पड़ेगा और नए सेक्टर्स के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्किलिंग के प्रॉब्लम से वो जा नहीं पाएंगे। अगर स्किलिंग का प्रॉब्लम है तो स्किलिंग में ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री आ गया है। स्किलिंग अगर दैट इज अ शॉर्टेज, बहुत सारे स्कीम्स उसमें बन चुके हैं। अगर हमें इंडस्ट्री में अगर हमें लोगों को दूसरे एम्प्लॉयमेंट देना है, सरकारी एम्प्लॉयमेंट से लोगों का, यंग पीपल का अगर इच्छा अगर मोड़ना है तो इंडस्ट्री शुड लुक एट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कि जिसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। एमएसएमई अभी भी भारत में ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट और ज्यादातर एक्सपोर्ट वैल्यू एडिशन वहीं से हो रहा है, तो सरकार एमएसएमई की तरफ ध्यान दे रही है। बार बार ये बात आ रही है कि इंडस्ट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इतने सारी चीज इंसेंटिव के बावजूद भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब भी जाके थोड़ा बहुत गति पकड़ा है। एंड फ्रैंकली जितने सारे एनालिस्ट है सबको बहुत नॉट वेरी क्लियर कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं बढ़ा है। हमारे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उसमें कई सारे ग्रुप्स बेसिकली ट्रेडिंग ग्रुप्स बन गए हैं। कैश मतलब इन्वेस्टमेंट्स कैश रिजर्व्स बहुत ज्यादा है बट इन्वेस्टमेंट्स के हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा विचित्र सिचुएशन है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सरकार कंजम्पशन बूस्ट करेंगे, वो मैं मानता हूं कि एट द लोएस्ट एंड ऑफ द पिरामिड बहुत सारी चीजें करना जरूरी है, बट साथ में स्टार्टअप्स को अगर सपोर्ट देना है तो स्टार्टअप्स को टैक्स सपोर्ट, और स्टार्टअप्स भी आएंगे ट्रेडिशनल क्षेत्र में नहीं, स्टार्टअप्स आएंगे नए क्षेत्र में और उसी क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, जैसे अभी हम बात करें ई कॉमर्स का, जिसमें गिग इकोनॉमी में वी एक्सपेक्टिंग कि 10 मिलियन से बढ़ के वो 90 मिलियन तक पहुंच जाएंगे वर्कर्स। तो उन सारे क्षेत्रों के जो चैलेंजेस हैं या उस तरह के एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स में वहां पे देखना जरूरी है। एंड मैं इसमें खासकर मैं मानता हूं कि अगर भारत सरकार, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये डायरेक्शन सही करे तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी उस रास्ते पे चलेंगे। ये हमारे लिए मैं इस 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट ईयर। ऑयल इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम देखिए, रुपये के हिसाब से बोलना चाहते हैं, कोई डिफिकल्ट ईयर रहेगा। इस वक्त में हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे जी। मैं बस भट्टाचार्य जी से पूरी तरह से सहमत हूं। इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्रीज, जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, इज नॉट द वे टू द फ्यूचर। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारे जो इंजीनियरिंग टैलेंट है उसको 6 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा अपने आप को रिट्रेन करने में, वो ब्राइट इनफ है। और अगर ये समय नहीं है तो 10 साल बाद तो एआई की इंडस्ट्री इतनी आगे निकल जाएगी कि हम लोग कभी नहीं कैचअप कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग को निर्णय लेना पड़ेगा कि कहां पे हम लोग सनराइज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं
या सनसेट में करना चाहते हैं? क्योंकि सनसेट में अगर हम मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें, जो रोजगार की बात हो रही है इंडस्ट्री की, वो तो धीरे धीरे काम ऑटोमेट होकर के निकल ही जाएगा, उसमें तो नौकरी बचेगी नहीं। अगर हम लोग को इन्वेस्ट करना है अगले विकसित भारत के लिए 2047 के लिए, तो हम लोग को आज लीप फ्रॉग करके आगे की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा और बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसके लिए कंडीशन बनानी होगी। बिल्कुल बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नए सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन एक सवाल जो शुभे साहब ने कहा, इसका जवाब लूंगा मैं आगे चलकर शरद कुमार सराफ साहब से, कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उसने क्या किया कि सरकार ने इंसेंटिव देती रही, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग की बजाय ट्रेडिंग के रोल में ज्यादा आते गए। सस्ते सामान इंपोर्ट करना, उसको वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट कर देना या फिर घरेलू बाजार में बेच देना, तो इससे रियल मैन्युफैक्चरिंग को एक जो रफ्तार मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। आखिर क्यों, इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बजट में वित्त मंत्री को क्या कुछ करना चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले एक मुद्दा जो बहुत गंभीरता से उठा, वो ये कि सरकार का फोकस अब परंपरागत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हट करके नई इंडस्ट्री की तरफ देना चाहिए। हालांकि यहाँ पे दो राय निकल कर आई। सुनील सुवर्ण साहब का कहना था कि जो नई न्यू एज इंडस्ट्री है उस पर आगे चल के लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए, लेकिन इमीडिएट अगर आपको रोजगार देना है तो आपको ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के भरोसे ही रहना पड़ेगा। मेरे साथ शरद कुमार सराफ साहब हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं। सराफ साहब, ये आरोप बार बार ये लगता है घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे कि सरकार ने तमाम इंसेंटिव तो दिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भारत की खुद मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय ट्रेडिंग कम्युनिटी बनकर रह गई। ये एक बड़ा कंसर्न था, क्या वजह रही है? नहीं, मैं इस बात को पहले तो मानता नहीं हूं कि ट्रेडिंग बन के रह गई है। अगर ऐसा होता तो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होती? ये अपने पास में आंकड़े हैं। हाँ, कहीं कहीं रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर उसमें वैल्यू एडिशन होती है तो उसके अंदर मजदूरी लगती है, उसके अंदर माल सामान और लगता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह कि जो डिबेट अभी मैं सुन रहा हूं कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री परंपरागत इंडस्ट्री है और न्यू एज की इंडस्ट्री है, हमें दोनों को साथ में लेके चलना है, दोनों की आवश्यकता है। हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, जो मैं देख रहा हूँ मेरे अनुभव से, और मेरी खुद की इंडस्ट्री भी है, उसको देखते हुए ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है, चेंज हो रही है। वो भी नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं, तो री इंजीनियरिंग हो रही है। तो उसकी ये अपना एक बुनियादी ढांचा है, और उसके ऊपर फिर आगे नई इंडस्ट्री है, न्यू एज इंडस्ट्री है। तो न्यू एज इंडस्ट्री जो है वो ऊपर का ढांचा है, उसको समय लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन हमारी सरकार को दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को आप जरा कम भाव दीजिए, न्यू एज इंडस्ट्री को जरा ज़्यादा दीजिए, ऐसा नहीं है। ये बात एकदम क्लियर है कि जहाँ तक हमारे देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से ही आएगी। और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं कि भाई ठोक पीट के बनाने की जो पहले होती थी आज से 25-30 साल पहले, ऐसे नहीं है। आजकल हमारी इंडस्ट्री भी काफ़ी हद तक मॉडर्नाइज हो चुकी है और होती रही है और आगे भी होगी। तो उसको उस दृष्टि से ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बोलना गलत होगा। तो मेरे ख्याल से अपने को दोनों की जरूरत है, दोनों को बढ़ावा देने की जरूरत है। एक बात दोनों की जरूरत है, दोनों को बढ़ावा, ईज ऑफ, हाँ, बढ़ावा दोनों को देना चाहिए। तो एक बात जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि हम जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेरा बोलना यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बाद में है। पहले लेट अस टॉक, पहले अपने बात करते हैं ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। यहाँ बिजनेस शुरू करने के जो हर्डल्स हैं, जो मुश्किलियां हैं, जो तकलीफें आती है, पहले हमको वो एड्रेस करनी जरूरी है। और ये कुछ हद तक बजट के माध्यम से भी हो सकती है और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करके भी हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में हमारे, अगर आप पूरे विश्व में देखें तो हमारा नंबर बहुत लो आता है इन ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस।
तो ये बहुत जरूरी है कि अपने बढ़ावा दें इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। आए कोई भी आता है बाहर से, फॉरेन से आए या यहाँ से कोई एंटरप्रेन्योर आए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, इमीडिएटली उसको जमीन मिल जानी चाहिए, उसको फंडिंग मिल जानी चाहिए, उसको ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस तुरंत हो जाना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। हालांकि इस तरफ कई उसमें सारे बहुत कदम ज्यादा उठाए गए तकलीफें आ रही हैं, है। जमीन पे भले ही अभी ना दिख रहा हो, जैसे कि गौबा कमेटी की कई सारी सिफारिशें आई, डीरेगुलेशन करने को लेकर के, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को हटाने की बात आई, या फिर लाइसेंस राज में बदलाव करने की बात आई। ये सब सुनील सुवर्णम साहब इन्वेस्टर्स को कितना कॉन्फिडेंस देते हैं ऐसे पॉलिसी इनिशिएटिव? नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस तो देते हैं जरूर, और इन्वेस्टर्स की भरोसा तो जारी है, वो में प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये चीज क्या है बताऊं आपको, कि ग्राउंड लेवल पे आम जनता जो होती है, एक इंजीनियर्स की बात की, बड़े इंजीनियर को छोड़िए, उसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे कितने लोग हैं, उन क्या नई गीग वाली इंडस्ट्री में उनको नौकरी उतनी मिलेगी? ये शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म की बात में, राइट, बातें करना अच्छा है लॉन्ग टर्म के बारे में, मगर काम शॉर्ट टर्म में ही होना है, इमीडिएट इम्पैक्ट देखना है इकोनॉमी में, लोगों को रोजगार देना है, तो उसके लिए जो भी सपोर्ट हो जाए ना, मैं मानता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट उसको इग्नोर नहीं कर सकती। सेकंड, ये न्यू गिग इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का काम है, एआई में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट अपने ओर से क्या खाली इंसेंटिव सब्सिडीज यही दे सकती है? अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर को जाके अपने आप को एआई में इसमें ये शामिल होना है, और उधर भी आप वापस टैक्स इंसेंटिव और ये करके ही एआई को बूस्ट करने की सोचेंगे तो सेम स्टोरी रिपीट होने वाली है ना। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट सही दिशा पे चल रही है। जो लास्ट बजट में मैंने देखा कि महत्वता वो दे रही है प्राइवेट कंजम्पशन को, और लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा देने की, उसी सिस्टम पे वो चले। तो ये लास्ट ईयर का जो इम्पैक्ट का जीएसटी कट सितंबर में आया, तो उसका पूरा साल का इम्पैक्ट इसी साल दिखेगा ना आपको। तो हम बहुत जल्दबाजी से वो डिसीजन ना ले कि कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है। अरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भयंकर हुआ है, अब आएगा समर में आएगा आपको रेफ्रिजरेंट, एयर कंडीशनर और ये वाली चीज, फिर रियल एस्टेट में भी पिकअप होगा। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो ले रही है डिसीजन वो सही ले रही है। इम्पैक्ट इस साल में दिखना शुरू होगा, और उसके ऊपर जैसे मैंने कहा उसको और सपोर्ट देके और धक्का देने की जरूरत है। वही मेरी चीज है, जब भी लोगों का भरोसा गवर्नमेंट के ऊपर भी रहेगा, क्योंकि उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट बेनिफिट दिखना है, ये भरोसा होना बहुत जरूरी है। साकेत मिश्रा साहब, इसको कैसे दिखा सकते हैं? ऐसा क्या किया जाए बजट में जो ये भरोसा जमे? ये मेरे हिसाब से अगर कुछ इनको इंसेंटिव स्कीम्स को अगर री इंजीनियरिंग करना चाहते हैं सरकार के, कि एम्प्लॉयमेंट से लिंक हो जाए, कितने लोग को वो लोग नौकरी दे रहे हैं, उसमें अगर कुछ मान लीजिए सब्सिडी दी जाए, आइदर एज पार्ट ऑफ जो तनख्वाह दी जाती है उसकी कॉस्ट कम हो जाए, या टैक्स रिलीफ दी जाए, उससे इमीडिएट बेनिफिट दिख सकता है। ये उससे इमीडिएट बेनिफिट दिख सकता है। एक चीज और मैं सुमन साहब आपसे पूछूंगा, क्योंकि शो का समय थोड़ा सा अब खत्म होने की तरफ है, कि हम लोगों ने बहुत सारे रिफॉर्म किए सेंटर के लेवल पे, जीएसटी का रिफॉर्म हुआ, टैक्स का रिफॉर्म हुआ, कई सारे इंसेंटिव लिए। अब जब बात आती है इन्वेस्टमेंट के लेकर के, तो लोग कहते हैं कि स्टेट लेवल पे कैसे आगे बढ़ा जाए। वहां पे मोमेंटम अभी तक कायम नहीं हो पाया है, एक सही एनवायरमेंट नहीं बन पाया है, उसको कैसे इंश्योर किया जाए? आपको याद होगा कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने स्कीम लाई थी कि जो स्टेट ज्यादा रिफॉर्म करेंगे उनको हम इंसेंटिवाइज करेंगे एड के जरिए, दूसरे तरीके से। तो आपको लगता है कि उसको एक बार फिर से नए सिरे से बजट में कुछ प्रावधान करने की जरूरत है, ताकि पूरा जो माहौल बनता है, जो शरद कुमार सराफ साहब कह भी रहे थे कि बिजनेस शुरू करना जो है वो आसान हो, ये सुनिश्चित करना होगा आपको? बिल्कुल लक्ष्मण जी, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि इंडिया इज नॉट अ इजी प्लेस टू डू बिजनेस। बहुत सारे ऑन ग्राउंड में स्टार्टअप्स वगैरह सबके लिए प्रॉब्लम रहती है और कई अड़चने रहते हैं, और इसी की वजह से ही हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा रहता है कंपेरेबल कंट्रीज एशिया से। एक इसमें से बहुत बड़ा चीज है पावर सेक्टर। हम पावर सेक्टर का बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ना सेंटर इन स्टेट्स में ये शिफ्टिंग द बॉल चल रहा है कि किस तरीके से पावर सेक्टर में रिफॉर्म किया जाए। लेबर रिफॉर्म्स की जो अभी जो चेंज किया गया है, हम देखना चाहेंगे कि लेबर रिफॉर्म स्टेट्स इस बार के बजट में किस तरीके से लेबर कोड को रूल्स में जो नए आए हैं सेंटर के, उसके साथ करस्पॉन्डिंग अपने रूल्स किस तरह के लाते हैं। हम
बात कर रहे हैं सेंटर ने रूल्स लाए हैं, लेकिन ज्यादातर लेबर रिलेटेड चीजें स्टेट के दायरे में है। तो स्टेट्स अपना रूल्स किस तरीके से लाते हैं, एक भी स्टेट ने अभी तक अपना रूल्स इंप्लीमेंट नहीं किया है, मतलब उसको नोटिफाई नहीं किया है, वो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दिए हैं, उसमें किसी ने नहीं किया है। तो कितना करते हैं ये बहुत बड़ा जरूरी है। तो पावर रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स और लैंड तो ऑफकोर्स है ही, कि लैंड में वो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेट्स के दायरे में आते हैं। हम पोल्यूशन से जूझ रहे हैं, ट्रैफिक के झगड़े जूझ रहे हैं, ये सारे स्टेट्स के चीजें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें खास कुछ नहीं कर सकते हैं। और इन चीजों का अगर वाटर को लेकर हमारा चैलेंज अभी अचानक हमारे सामने हमें दिख रहा है, तो ये सारी चीजें स्टेट्स को करना पड़ेगा। और स्टेट्स को सिर्फ सेंटर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर कि भाई उनका जिम्मेदारी है, हमारा नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। सो आई थिंक हालांकि वाटर की जो बात आपने कही, पानी की जो समस्या कही ना शुभम साहब, वो सिर्फ पीने की पानी और लोगों तक नहीं है। अब जिस तरीके से बड़े बड़े डेटा सेंटर की बात हम कर रहे हैं यहाँ बनाने को लेकर के, वो सब भी बहुत ज्यादा पानी की खपत होती है। कई लोग तो उस पर भी चिंता जता रहे हैं कि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और इंडस्ट्री प्लांट लग गया यहाँ पे, तो उतने पानी का इंतजाम आप कहाँ से करेंगे, ये भी एक बड़ा कंसर्न होता है। तो ये मुझे लगता है कि आसान नहीं होगा कि इन सब चीजों को एक झटके में ठीक कर पाना, लेकिन ये बजट कई मायनों में अहम होगा, क्योंकि 2047 का रोड मैप आना, जिस तेजी से न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले अर्थव्यवस्था में नए नए चैप्टर जोड़ रहे हैं, उसको देखना, उस चैलेंज को दूर करना। और एक जो सबसे शुरू में कहा था शरद साहब ने कि बहुत ही नाजुक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो हालात हैं उसमें कैसे अपने आप को तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के तौर पर स्थापित कर पाना। तो इन सब लिहाज से ये बजट पिछले कई बजट से काफी अलग होने वाला है। सबकी निगाहें इस हिसाब से इस बजट पर टिकी रहेंगी। आप सही मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।